दोस्तों नमस्कार। आज 15 मई है और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूज़ है वो है अभी अपने रिसेंट डिसीजन में जो बिडेन ने जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स हैं यूएस के, उसमें खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज़ हैं, कंप्यूटर चिप्स हैं और मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, उन पे उन्होंने टैरिफ इम्पोज कर दिया है। और ये अभी इलेक्शन ईयर में है यूएस भी, और वहाँ जो डोमेस्टिक वोटर बेस है उसको एक तरह से अपीज़ करने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया है। और जैसे हमारे पॉलिटिकल डिबेट्स में पाकिस्तान खास करके ज़्यादा अहमियत रखता है, उसी तरह से अभी खास करके यूएस में एंटी चाइना स्टांस ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जहाँ भी डिबेट में हो रहे हैं शामिल, वहाँ पर वो खास करके इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो बिडेन की, उसको वो टारगेट करते हैं। ठीक। और जो पब्लिक मूड है वहाँ का, वो भी जो बिडेन के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसके प्रति उतना पॉजिटिव फीडबैक नहीं रखता है। ठीक है। तो अब चूंकि इलेक्शन है तो अपने डोमेस्टिक वोटर को भी अपीज़ करना है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। अगला न्यूज़ हम देखेंगे एलिस मुनरो। यहाँ इमेज में आप उनको देख सकते हैं, जो कनाडा की और दुनिया की बहुत मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। वो उनका निधन हो गया है। वो 92 ईयर्स में उनका अभी निधन हुआ है। तो उससे रिलेटेड दो तीन चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। पहली तो ये शॉर्ट स्टोरी की जो दुनिया है उसमें इनको रिवॉल्यूशन लाने के लिए याद किया जाता है, और कहा जाता है कि जो लाइफ डिफ़िकल्टीज़ हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, उसको बहुत ही ईजी वे में और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सामने रखने के लिए इनको हमेशा याद किया जाता है। और ये नोबेल लॉरेट भी हैं। और जब उन्होंने अपने लाइफ की लास्ट जो कलेक्शन है अपनी शॉर्ट स्टोरीज का, वो उसका टाइटल है डियर लाइफ। उसको जब उन्होंने रिलीज़ किया था 2012 में, तो उसके अगले साल 2013 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। और 2009 में इनको मान बुकर प्राइज़ भी मिला था। तो ये चीज़ें हैं जो इनके बारे में हम जानते हैं। और एक इनको टाइटल दिया गया था मास्टर ऑफ द कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरी। ठीक है। तो यही बातें हैं जो एलिस मुनरो के बारे में हमें जाननी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने कल चर्चा किया था, ये जो चाबहार से हमने अभी रिसेंट डील साइन किया है, तो उसमें अब यूएस की तरफ से ये कहा गया है कि आप ये नहीं हो सकता कि हम चूँकि ईरान पे पहले से ही बहुत सैंक्शन है, तो ये नहीं है कि ये डील उस सैंक्शन से किसी भी तरह से ईरान को छूट मिलने जा रही है, और हो सकता है कि हम इस पे सैंक्शन लगाएंगे। ठीक है। इंडिया ने जैसा एज यूजुअल आजकल हमारा स्टांस होता है, ठीक है भाई देख लेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये एक न्यूज़ है, इसमें आप सुभाष कश्यप को देखेंगे और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ जी, उसको आप देख रहे हैं। तो ये इवेंट था एक, जो सुभाष कश्यप है जिनको कि जीता जागता संविधान कहा जाता है, और काफ़ी एक्सपर्टाइज रखते हैं वो इस फील्ड में। अक्सर जब किसी भी चीज़ के लिए संविधान के विशेष व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इनको याद किया जाता है। ठीक है। तो अभी रिसेंट इवेंट में इन्होंने अपनी एक बुक रिलीज़ की है, भगवद गीता अ कमेंट्री। तो सुभाष कश्यप हैं, उनकी एक बुक आई है भगवद गीता अ कमेंट्री। ठीक है। आगे न्यूज़ देखते हैं। तो उसमें न्यूज़ एक ये है कि 10 मई 11 मई के आसपास बहुत जगह दुनिया के बहुत सारे हिस्से में अरोरा देखे गए। ठीक है। तो ये न्यूज़ है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अरोरा के पीछे की जो परिघटना है जिसको कि सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, वो हम तो नहीं देख पाए, लेकिन हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और आदित्य L1 ने उससे कैप्चर किया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। पहले तो आप ये अरोरा को देखिए, जो कि देखा गया है बहुत जगह। ठीक है। और इंडिया में भी ये थोड़ा सा लद्दाख में देखा गया है। ये जनरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखा जाता है, जिसको कि उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा लद्दाख में भी देखा गया। तो इसके पीछे की जो घटना है ना, वो है ये आपको सोलर फ्लेयर्स। अब इसकी बात करें, ये इमेज नासा की तरफ से जारी की गई है, और स्टेटमेंट जारी किया गया है कि सूरज में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, और एक सन स्पॉट है जिसमें कि ये विस्फोट देखा गया है, और इसकी वजह से बहुत बड़े सोलर फ्लेयर्स देखे गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि पिछले 20 ईयर्स, और इन सोलर स्टॉर्म के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 20 सालों में जो 12 मई वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो सबसे ज़्यादा बड़ा था वो। ठीक है।
तो इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से जो नॉर्थ पोल है या जो नर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत जगह, खास करके लंदन और अमेरिका के तो कई स्टेट्स में आसमान का रंग ही बदल गया है ना, और बहुत जगह रेडियो ब्लैकआउट भी देखने को मिले। तो अब ये बातें हो रही हैं सोलर फ्लेयर्स की, तो उसकी वजह से ये जो स्काई इतना सुंदर ब्यूटीफुल दिखने लग रहा है, इसकी बात करें तो इन्हें कहते हैं ऑरोरा, है ना। तो इतना जो ब्यूटीफुल और कलरफुल स्काई दिख रहा है, तो इसको दो नाम दिया गया है, ठीक है। तो दो नाम हैं जो ये ऑरोरा की जो घटना है, एक मिनट, तो इनको दो नाम दिया गया है। एक तो नाम दिया गया है ऑरोरा बोरियलिस और दूसरा नाम दिया गया है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। ये दो हैं ऑरोरा जो दिखती हैं ये कलरफुल। तो अगर आप नॉर्थ पोल के पास होंगे तब आपको ये ऑरोरा बोरियलिस दिखेगा, और अगर आप साउथ पोल के पास होंगे तो आपको जो दिखेगा वो होगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो ये ऑरोरा दिखता कैसे है, तो जो सन है वो हमें लाइट भी देता है, हीट भी देता है, उसके अलावा वो एनर्जी और स्मॉल पार्टिकल्स भी एमिट करता है। और जो हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप जानते होंगे कि हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है, तो जो हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें इन एनर्जी और जो स्मॉल पार्टिकल्स आ रहे हैं सूरज की तरफ से, उससे हमको बचाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो एनर्जी आ रही है, जो स्मॉल पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो कभी कभी उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को भी पार कर जाता है। और ख़ास करके जब कोरोनल मास इजेक्शन होता है तो उसमें ये काफ़ी हाई एनर्जी के होते हैं, और वो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के, उसको भी पार कर जाते हैं। और ख़ास करके जो पोल्स हैं, या नॉर्थ हो या साउथ हो, उसके पास ये हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर जाते हैं, और वहाँ जो गैसेस हैं, खास करके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इन सब के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, और वही फिर ब्यूटीफुली हमें इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो इसमें मेनली दो होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो अब अगर वो चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है तो वो फिर आपको दिखता है ग्रीन कलर का और कहीं कहीं रेड कलर का, और नाइट्रोजन अगर इंटरेक्ट करता है इन जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो सन के आ रहे हैं उससे, तो वो ब्लू और पर्पल कलर देता है, ठीक है। और इसी में कहीं कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं पे लिखा मिलेगा कि हाइड्रोजन अगर इंटरेक्ट करते हैं ये, तो वो आयनाइज्ड हो जाते हैं और वो आपको ब्लू कलर के दिखते हैं। और इसी तरह से हीलियम के बारे में लिखा मिलेगा कि वो फिर वायलेट कलर के दिखते हैं, ठीक है। तो ये तो कलर की बात हो गई। और ये कहाँ दिखता है, और तो ये आपको दिखेगा अलास्का में, कनाडा में, ठीक है, रशिया में, उसके बाद स्कैंडिनेविया में। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले जो एरियाज़ है उसमें आपको ये ज़्यादातर दिखेगा, ठीक है। और चूंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिखता है नॉर्थ पोल के आसपास, तो इसको नदर्न लाइट भी बोलते हैं। और ये चूंकि साउथ पोल के, और तो इसके लिए इसे सदर्न लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और इनकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है अर्थ हमारे एटमॉस्फेयर से 50 माइल्स, या कह लीजिए इसको 80 किलोमीटर एबव, जो हमारा अर्थ का सरफेस है इसके इतने डिस्टेंस पे ये सबसे ब्राइटेस्ट दिखता है, ठीक है। और अगर ऑरोरा की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि केवल ये हमारे अर्थ से ही रिलेटेड है, ऐसे ऑरोरा बहुत सारे जुपिटर और सैटर्न में भी देखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे न्यूज़ देखते हैं फिर। ये पॉलिटिकल ही है, सुशील मोदी के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से चर्चा की है। और ये जो हमने चबहार पोर्ट के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंशन है, उसी की बातें हैं ये। हाँ, एक ये थोड़ा आर्टिकल है जो कि हम पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये सी राजा मोहन का है, तो इसके लिए इसको आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलम लिखते हैं उनमें से एक अपने ये सी राजा मोहन है। और इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की है, मतलब पॉलिटिकल डिबेट्स ही है, क्योंकि पैरेलली यूएस में भी और इंडिया में भी पूरी एकदम पूरा जो माहौल है पूरा चार्ज है इलेक्शन के रिगार्डिंग। तो इस आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने जो एक तरह से
यूएस का जो एक तरह से दिखावा है ना, और जो आडंबर है इनका, ढोंग है एक तरह से, जो कि वो डेमोक्रेसी के लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इनको पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी के लेके बहुत चिंता होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें इन्होंने बताया कि एक तरह से केवल और केवल दिखावा है यूएस का। उसी के बहुत सारे आयाम को इन्होंने इस आर्टिकल के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो चलिए इसमें बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभी चूंकि यूएस में जनरल इलेक्शन होने वाला है, और जिसकी जो रिजल्ट होगा और जो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, वो अमेरिका के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और ये कह रहे हैं कि अभी अमेरिका बहुत सारे फ्रंट पे डिफ़िकल्टीज़ का या चैलेंजेस फेस कर रहा है, खास करके एक तो चाइना का जो एक्सपेंशन हो रहा है, उसके बाद गाज़ा में जो सिचुएशन चल रहा है, उसके बाद यूक्रेन में जो मसला हो रहा है, और एक तरह से छिटपुट करके देखें तो पूरे ग्लोब में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे एक तरह से अमेरिका के जो वर्चस्व है उसको भी चुनौती मिल रही है। तो उनके दादागिरी की जो बैटरी एक तरह से डिस्चार्ज हो रही है ना, वो सारा कंसर्न उनको उन्हीं के रिगार्डिंग है। अभी आप देखिए कि रशिया और चाइना अपने फेज के, मतलब जब से उनका रिलेशन है आपस में इन दोनों देशों का, वो उसके सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी आपको देखा होगा कि सी जिनपिंग अभी यूरोप में कुछ कंट्रीज़ का टूर करके आए हैं, और जिस तरह से उन कंट्रियों ने बिल्कुल बाहें खोल के सी जिनपिंग का स्वागत किया है, इससे भी चिंताएं बढ़ी हैं यूएस के अंदर। ठीक है, और अब आपको पता होगा कि कुछ दिन बाद पुतिन चाइना के दौरे पर भी आने वाले हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें हो रही है ना, तो सारा जो कंसर्न है अमेरिका का, एक तरह से कहिए तो कहते हैं कान खड़े हो जाना, तो अमेरिका के एकदम से कान खड़े हैं। ठीक है, और वहाँ जैसा इलेक्शन का कोर्स चल रहा है और जो वोटर का जो मूड है, उसके हिसाब से बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो जाए, है ना। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं। और ये आर्टिकल में उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि हमें उस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि हमारे डेमोक्रेसी के बारे में वहाँ क्या बोला जा रहा है, हमारे लीडर्स के बारे में क्या बोला जा रहा है, अपोजिशन के ऑपरेशन के बारे में क्या बोला जा रहा है। ये सब बातें हमें कंसर्न की नहीं होनी चाहिए। और इसमें उन्होंने अमेरिकी ढोंग जो है उसके परत दर परत खोलने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल डिबेट्स में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक तरह से गाना बजता रहता है, उसी तरह से अमेरिका के जो डिबेट्स हैं, जो डिस्कोर्स है, वहाँ भी डेमोक्रेसी प्रमोशन और डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, इसके बारे में गाना बजता रहता है। और ये कहीं से भी उनके जो अपने फॉरेन पॉलिसी है उसको ये शो नहीं करते हैं। और ये कह रहे हैं राजा मोहन कि अगर कि वेस्ट और जो यूएस है खास करके, अगर वो डेमोक्रेसी के इतने ही बड़े झंडा उठाने वाले हैं, तो पाकिस्तान में क्या हुआ उनके बारे में उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा, है ना। अगर ऑपोजिशन पे अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके बारे में जो इमरान खान के साथ वहाँ जो पाकिस्तान की जो आर्मी और जो वहाँ के जो कोर्ट्स के साथ जो सलूक हो रहा है, उसके बारे में वाशिंगटन या वेस्ट की तरफ से क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती। ठीक है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जियाउल हक के बारे में इंसिडेंट होता है पाकिस्तान, तो उस बारे में यूएस और वेस्ट क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। अगर पॉलिटिकल लिबरलिज्म ही उनका आइडियोलॉजी है, तो चाइनीज जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पर रूल है, तो उसको ग्लोबल पावर बनने में कैसे हेल्प कर रहे हैं वो, है ना। और ऐसे कुछ और इंसिडेंट्स उन्होंने गिनाए हैं जिसमें उन्होंने ये दिखा दिया है कि ये सब जो बातें करते हैं ना, बस बड़ी बड़ी बातें हैं, और इनके पीछे इनका कोई भी वो नहीं है कि ये बिल्कुल सब कुछ को सही तरीके से देखने की, बोलने की बात, बस केवल ये लिप सर्विस है एक तरह से उनका। और अपने इस आर्टिकल में आगे उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए क्या होना चाहिए कंसर्न, ये होना चाहिए कि अब चूंकि ट्रंप की वापसी की बात हो रही है, तो जो उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया था अपने, जो भी इंडिया से जो भी जा रहा था यूएस में, जो भी इंपोर्ट यूएस में हो रहा था इंडिया से, वहाँ पे उन्होंने 10% टैरिफ लगाया था। तो ये कहा जा रहा है कि हमारे लिए कंसर्न की बातें ये होनी चाहिए। ठीक है, जो उनकी स्ट्रेटजी होने वाली है रसिया और चाइना का रिगार्डिंग, हमारे लिए वो कंसर्न होना चाहिए। और जो एक उन्होंने कहा है कि यूएस आर्मी की हेल्प से जो भी यूएस में इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनको
एक तरह से यूएस से बाहर निकाल देंगे, तो ये सारी बातें हमारे कंसर्न में होनी चाहिए। तो इस आर्टिकल से माध्यम से उन्होंने बस वही जो अमेरिका का दिखावा है उसी को इन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए अब छोटा सा ये न्यूज़ है एक, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि नया कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है KP.2 और जिसको निक नेम दिया गया है फ्लर्ट FLIRT, तो इसके ये कहा जा रहा है कि अभी आपने देखा होगा यूएस में, यूके में और साउथ कोरिया के बहुत सारे पार्ट में इस वेरिएंट से केसेस देखने को मिले हैं। और इंडिया के रिगार्डिंग अगर बात करें तो नवंबर 2023 से ही इस वेरिएंट के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। जो हमारा एक जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्शियम है INSACOG, उन्होंने इस जो वेरिएंट है KP.2 इसके 250 के आसपास जीनोम को इन्होंने सीक्वेंस किया है और उसी के बारे में बातें रखी हैं। ठीक है, और KP.2 के बारे में ये कहा जा रहा है कि JN.1 जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसी की ये अगली पीढ़ी है। ठीक है, जो ओमाइक्रॉन जो देखने को मिला था उसी में नए तरह के म्यूटेशन हो गए हैं और जिससे ये नया वेरिएंट सामने आया है। और इसमें कह रहे हैं कि 2 इस तरह के म्यूटेशन हुए हैं जिससे कि ये एंटीबायोटिक से एक तरह से इम्यून हो जा रहा है। जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं विनोद स्कारिया, उन्होंने इसके बारे में बात रखी, तो उन्होंने कहा है कि जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं वायरस के ऊपर, वो साइट है जहाँ पे हम एंटीबायोटिक अगर चलाते हैं तो वो जाके वहाँ बाइंड करता है और फिर वो वायरस को न्यूट्रलाइज करता है। तो इन्होंने ये कहा है कि स्पाइक प्रोटीन में ही एक तरह से म्यूटेशन के बाद ऑल्ट्रेशन आ गया है और जिसकी वजह से अब ये आसानी से एंटीबॉडीज़ को स्केप कर जा रहा है। ठीक है, तो जिस साइट पे जाके एंटीबॉडीज़ बाइंड करते हैं और उस वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो साइट ही ऑल्टर हो गई है क्योंकि वहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिला है। और इंडिया में ज़्यादातर केसेज इस वेरिएंट के देखे जा रहे हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, और अभी मार्च महीना जो गुजरा है उसमें बहुत सारे केसेस मिले हैं इसी KP.2 वेरिएंट के। तो अगर इसके लक्षण के बारे में देखें या कितना सीवियर है उसके बारे में बात करें तो ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो वेरिएंट है उसमें भी जो पहले के वेरिएंट में जो कंडीशंस देखने को मिलते थे, सिम्टम्स जैसे कि फीवर, कफ, फैटिग और डाइजेस्टिव इश्यूज होते थे, तो कहा जा रहा है वो इसमें भी वही चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न के लिए हो और को बहुत ज़्यादा चिंता की बात इसमें अभी तक कुछ नज़र नहीं आई है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि इसमें भी लक्षण होंगे, हल्के फुल्के होंगे, और चूंकि हल्के फुल्के लक्षण हैं तो इसका जो एक तरह से रेडिएशन होगा, जो प्रचार प्रसार होगा, वो काफ़ी तेज़ी से होगा। ठीक, तो कहा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही ये वायरस ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। तो वो जो केसेस हैं जिनमें की इम्यूनिटी जिनकी वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है, उनके लिए थोड़ा सा कंसर्न है कि उनको कैसे प्रिकॉशन उनके लिए रखा जाए। ठीक, और जैसा कि हर कोविड वेरिएंट में हमने देखा है कि जो एज ग्रुप में हैं या जिनको पहले से भी अलग तरह की जो सीवियर डिजीज़ें हैं वो हो रखी हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये कंसर्न होता है। तो इसको हम कैसे, इससे प्रिवेंशन क्या रखा जाए, वही जो हम पहले भी जो कोविड वेरिएंट में हमने जो अपनाया था, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क N95 या KN95, ये सारी चीज़ों का जो हम पहले भी यूज़ करते रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ भी हमको इनके इन्फेक्शन से बचने में मदद कर सकती है। ठीक है, तो अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? तो आगे का रास्ता ये होना चाहिए कि कहा गया है कि अब नए वैक्सीन फॉर्मुलेशन बनाने की ज़रूरत है और जिसमें कि JN.1 को लेकर उसके वैक्सीनेशन के नए सॉल्यूशंस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक ये न्यूज़ है, OpenAI जो है, जिन्होंने कि ChatGPT हमारे सामने रखा था, उन्होंने एक अपना नया लेटेस्ट AI का वर्जन लॉन्च किया है और उसका नाम है GPT-4o और O4 हो गया ओमनी। ठीक है, तो जैसे ChatGPT था तो वो पेड यूज़र्स के लिए था, लेकिन GPT-4o के बारे में कहा जा रहा है ये फ्रीली अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब ये केवल चैट ही नहीं करेगा बल्कि इमेज, विजुअल और वॉइस के जरिए भी आप इससे आंसर्स ले सकते हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ह्यूमन और मशीन के बीच का जो इंटरेक्शन है उसके लिए ये एक तरह से रिवोल्यूशन है। रियल टाइम टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो पर ये काम करता है।
तो आप इसको सीधा सीधा समझें कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही समझने वाले और बात करने वाले वर्जन को वो लेकर आए हैं। ठीक है। जो ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन, उन्होंने कहा है कि ये जो मॉडल है ये मल्टी मॉडल है, वॉइस, टेक्स्ट और इमेज के जरिए भी कमांड ले सकता है, और तीनों तरह से कमांड लेकर GPT-4o खुद से कंटेंट जनरेट करेगा। और यानी कि अब केवल टेक्स्ट ही नहीं, विजुअल, इमेज या ऑडियो को भी चैट जीपीटी समझ पाएगा। ठीक है। और इसके फंक्शन को अगर आप समझें तो उन्होंने एक डेमो दिया है, और डेमो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। उसमें ये है कि कैमरा चैट जीपीटी इंटरफेस में आप जाइए, और वहाँ अगर आपने कैमरे का एक्सेस दे दिया तो आसपास जो भी चीज़ें वो विजुअलाइज करेगा उसके ज़रिए वो बता देगा क्या चल रहा है। ठीक है। और आसपास जो हैं वो उनके बारे में वो डिटेल आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सब कुछ देखकर आपको आंसर दे सकता है। ठीक है। और जो ओपन एआई है उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का अगर ऑडियो इनपुट दिया जा रहा है तो उसका रिप्लाई आपको इतना तेज मिलेगा कि आपके इमेजिनेशन से परे। इन्होंने बताया है 232 मिली सेकेंड्स में वो आपको जवाब दे सकता है, यानी कि बिल्कुल इंसानों के रिस्पॉन्स के बिल्कुल सिमिलर। ठीक है। अब अगर इसके लिमिटेशंस की बात करें तो ये कहा कि इनका जो अभी डेवलपमेंट है वो अर्ली स्टेज में है, तो अब मल्टी मॉडल इंटरेक्शन के लिए इसको और ट्रेन किया जा रहा है, यानी कि जो खास करके जो ऑडियो इनपुट पे जो आउटपुट वो देगा वो अभी थोड़ा सा लिमिटेड फॉर्म में वो उसका जो ऐसे उसको आप एसेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस फील्ड में अभी आप इसको और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और इसके अगर सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो इन्होंने कहा है कि इसको सेफ्टी चेक्स और सेफ्टी इवैल्यूएशन और रिव्यूज़ के बाद इसको फिर सामने रखा गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हीट वेव के बारे में एक आर्टिकल है, और इसमें उन्होंने बताया है कि बहुत सारे स्टेट जो कि इसके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्की जोन में चल रहे हैं, और उसमें बहुत अब तेज़ी से ये घटनाएं देखने को मिली हैं। इस पर हमने चर्चा पहले किया है हीट वेव से रिगार्डिंग कि कितना टेम्परेचर होगा तो कहाँ पे कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि हीट वेव है या क्या है। और इसमें इन्होंने ये जोर दिया है ना कि इसके बारे में, इसके जो हेल्थ रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं हीट वेव के बारे में, उसमें अभी प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है, और उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी भी स्टडी करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके कितनी डेथ्स हुई हैं हीट वेव के वजह से उसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो 2-3 अथॉरिटीज़ हैं उनके आपस में ही डेटा मैच नहीं करते हैं, तो एक क्लियर पिक्चर क्या हो वो अभी सामने नहीं आ पाती है। ठीक है। तो इसमें यही कहा है इन्होंने कि 23 स्टेट हैं हमारे जो कि हीट वेव के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो बहुत सारे मेजर्स हम इसके लिए ले रहे हैं। बहुत जगह ठंडा पानी पब्लिक प्लेस पे अवेलेबल कराया जा रहा है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं जब हीट वेव की बहुत ज़्यादा घटनाएं की देखने को मिलती हैं, तो ये सब बंद की जाती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसमें और कुछ मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं, जैसे कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, खास करके जो कंस्ट्रक्शन जैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी अब रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये था इस आर्टिकल में। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने कल चर्चा इसके बारे में की थी। ठीक है, ये कुछ खास नहीं। हाँ, तो बस वही, अब एआई के चूँकि वो लेकर आए हैं तो उसके मार्केट में कंपटीशन है, तो अब कहा जा रहा है कि ये भी अपने लिए कुछ नए एआई रिलेटेड कुछ घोषणा और ये कुछ एडवांसमेंट ये भी गूगल की तरफ से किया जा रहा है। तो यही था आज के न्यूज आर्टिकल्स जो हमारे काम के लिए थे। तो जाते जाते आपको इस फूल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये ओलियंडर प्रजाति का फूल है और अब ये एकदम से चर्चा में बना हुआ है, खास करके केरल में तो बहुत ज़्यादा। ये आप समझिए हमारे यहाँ जो कनेर मिलता है उसकी की ही एक वैरायटी है, और ये फूल मंदिरों में काफ़ी चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ भी पीला, आपको ध्यान होगा, पीला कनेर का फूल वो चढ़ाया जाता है मंदिरों में, और साउथ वगैरह में बहुत ज़्यादा। और केरल में अभी हाल में एक घटना हुई थी कि एक नर्स ने इनके कुछ पत्ते खा लिए जिसके कहते हैं कि उनकी जान चली गई, और ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया कि अब मंदिर प्रशासन जो है वहाँ केरल का, जो कि खास करके 2 बोर्ड जिसमें कि त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड हैं और मालाबार देवस्वम बोर्ड हैं, जो कि लगभग 2500 से ज़्यादा मंदिरों का प्रबंधन करते हैं, उन्होंने अपने यहाँ इस फूल के किसी भी तरह के प्रयोग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है।
ठीक है। और इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है नेरियम ओलियंडर, जिसको कि रोजवे भी कहा जाता है। और इसकी खासियत यही है कि बहुत कम पानी और मेंटेनेंस में ये ग्रो कर जाता है और देखने के लिए भी बहुत सुंदर लगता है। और आप हाईवे वगैरह से गुजरते होंगे तो अक्सर आपको ये दिखता भी होगा, ठीक है। और केरल में इसको अर्ली और कनवीरम कहा जाता है, और भारत में हम लोग उत्तर भारत में हम लोग इसको कनेर कहते हैं, है ना। और इसके अगर मेडिसिनल यूज़ के बारे में देखें, क्या इसका दवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें कहा जा रहा है इसकी जो जड़ और इसकी जो छाल होती है उसके तेल से स्किन डिजीज़ के लिए दवा बनाई जाती है, ठीक है। तो कहा जाता है कि पुराने से पुराने स्किन डिजीज़ में ये काफ़ी असरदार होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।